हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का मिड टर्म एग्जाम का जो मॉर्निंग का पेपर था उसका कंप्लीट सोल्यूशन करने वाले हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आपको इस वीडियो में ऐसे बहुत से क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके फाइनल पेपर में। तो एंड तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर अगर आप नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि अधिकतम अंक आपके 80 और इसके लिए आपको समय दिया गया था 3 घंटे और टोटल प्रश्नों की संख्या है 31 और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं तो पहला जो क्वेश्चन दोस्तों वहाँ पर ये आपका सेक्शन ए है और यहाँ पर जो आपको जो है अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ना था, उसका उत्तर देना था। तो इस अवतरण को पढ़ने के बाद आपको उत्तर देना था कि भारतीय संविधान सभा का कार्य था क्या? संविधान बनाना। भारतीय संविधान सभा का चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से। भारतीय संविधान सभा गठन किसी अनुशंसा पर हुआ था, तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो अनुशंसा किसकी थी? कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा जो भारतीय संविधान सभा थी किस आधार पर कार्य कर रही थी? वो कार्य कर रही थी विचार विमर्श के सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, इसी तरह से दूसरा अवतरण पढ़ना और इसी दूसरे अवतरण को भी आपको उत्तर इसका देना था। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे सभी उत्तर यहाँ पे दे रखे हमने सही तरीके से। ठीक है, चलिए इसको भी यहाँ देख लेते हैं। अब तीसरा भी आपको अवतरण पढ़कर आपको उत्तर देना। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या एक राजनीतिक व्यवस्था के लिए भी खेलों के नियम जैसे कुछ नियम होना आवश्यक है? सतर्क उत्तर दीजिए। बिल्कुल वैसे बात है, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए भी खेलों की तरह नियम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नियम फॉलो नहीं किए जाएंगे तो जिस प्रकार से खेल में अंपायर रेड कार्ड, ब्लू कार्ड और जो है येलो कार्ड दिखाते हैं, ठीक ऐसे ही राजनीतिक व्यवस्था में भी नागरिक जो प्रतिनिधि होते हैं उनके खिलाफ इस प्रकार का कार्ड इस्तेमाल किया जाना चाहिए या उसके समतर कुछ ऐसा योजना बनाए जाने चाहिए जिससे वो अपने हद में रहकर अपने अधिकारों का प्रयोग करे और उसका उल्लंघन ना करे, जबकि नागरिक कर्तव्यों का भी ध्यान में रखे। इस तरह से आपको कंप्लीट उत्तर देना था। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय चुनाव व्यवस्था में एक निष्पक्ष अंपायर की भूमिका कौन और किस प्रकार निभाता है? तो भारतीय चुनाव व्यवस्था में निष्पक्ष अंपायर की भूमिका कौन निभाता है? तो निभाता है चुनाव आयोग। ठीक है, और इसके लिए चुनाव द्वारा कई प्रकार के नियम बनाए जाते हैं। मतगणना चुनाव कब होंगे, ठीक है, निष्पक्ष चुनाव करवाने का काम चुनाव आयोग करता है। चुनाव तिथि की घोषणा करना, चुनाव के लिए मतदाता पहचान पत्र जारी करना, इसके साथ साथ पार्टियों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, ये सारे काम कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। क्लियर? इस तरह से आपको ये भी नेक्स्ट अवतरण पढ़ना था और इस अवतरण को ध्यान में रखकर आपको उसका उत्तर देना था। भारतीय संविधान निर्माताओं ने उपरोक्त समस्या के निवारण के लिए कौन सी राजनीतिक व्यवस्था को भारतीय संविधान में स्थान दिया? तो हमारे यहाँ पर जो राजनीतिक व्यवस्था है वह फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली की बात करें अगर हम, तो यहाँ व्यक्ति पूजा से क्या अभिप्राय है? तो व्यक्ति पूजा मतलब कि भाई जैसे अगर हम अमेरिकी अध्यक्ष शासन प्रणाली की बात करें तो वहाँ पर व्यक्ति पूजा खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है और राष्ट्रपति का फैसला अंतिम माना जाता है। तो ऐसी स्थिति भारत में उत्पन्न हो पाई, इसलिए हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया था। ठीक है ना, संसदीय शासन प्रणाली को, राइट। तो इस तरह से आपको लिखना था। इसी प्रकार से 5वां कार्टून देखना था आपको, और कार्टून में उपरोक्त कार्टून में संसदीय नियंत्रण किस प्रकार दर्शाया गया है? क्या स्थिति व्यवहारिक है? तर्क दीजिए। तो इसका भी उत्तर आपको इस प्रकार देना है। आपने इसका उत्तर दे दिया होगा, सिंपल तरीके से था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारत की संसद में कौन सा सदन स्थायी सदन है? ठीक है, यहाँ पर ये दृष्टिबाधित छात्रों के लिए बट आपके लिए भी उपयोगी हो सकता है आगे चलकर। तो भारत की संसद में कौन सा सदन स्थायी सदन है? तो राज्यसभा जो होता है वो स्थायी सदन होता है। ठीक है, उसका विघटन नहीं किया जा सकता राज्यसभा का। अमेरिका के किसी एक सदन का नाम लिखे, तो अमेरिका के किसी एक सदन का नाम लिखने था आपको। ठीक है, सीनेट लिख देना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला है भारतीय संविधान में कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? भारतीय संविधान में कानून बनाने का अधिकार विधायिका को प्राप्त है। जिसे कानून बनाने का विधायिका करती है, और कानून लागू करना कार्यपालिका का काम है, और दंड प्रदान करना न्यायपालिका का काम है। ठीक है, संविधान क्या है? संविधान बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण व शासन होता है। ठीक है, बुनियादी सामाजिक सिद्धांतों का समूह, ये भी हो सकता है बट सबसे सटीक कौन सा? गा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आरंभ होता है किससे? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका आरंभ होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया इसका सही उत्तर आएगा। ठीक, 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने डैश की मांग उठाई थी। तो 1928 में मोतीलाल समिति ने अधिकारों की घोषणा पत्र यानी बिल ऑफ राइट्स की मांग उठाई थी। ए इसका सही उत्तर है। ठीक,
नेक्स्ट है व्यक्ति के अधिकारों की गारंटी तथा सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। यहाँ किन अधिकारों की बात की जा रही है? तो व्यक्ति के अधिकार की गारंटी और सुरक्षा की बात कौन करता है? और ये सर्वोच्च न्यायालय का, तो ये कौन सा अधिकार? तो मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रदान की गई है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान निर्माताओं ने, ठीक है, तो अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान में संतुलन पैदा करने की कोशिश की। इस आधार पर संविधान को लचीला और कठोर दोनों स्वरूप प्रदान किए गए। उपयुक्त कथन संकेत किसका? एक जीवन दस्तावेज का। जी किसका? एक जीवन दस्तावेज, यानी सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, जीवन दस्तावेज मतलब क्या है? इट इज़ ए लाइवली डॉक्यूमेंट्स, मतलब क्या? लाइवली, ये इसमें आवश्यकता अनुसार और समय के साथ परिवर्तन किया जा सकता है संविधान संशोधन के माध्यम से। और भारतीय संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। और संसद इस अधिकार का प्रयोग कैसे करती है? आर्टिकल 368 का प्रयोग करके। अनुच्छेद 368 में हमारे संविधान में 3 प्रकार के संशोधन का अधिकार दिया गया, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष प्लस में आधे से अधिक राज्यों के द्वारा। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भविष्य में। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संघात्मक प्रणाली की नहीं है? तो संघात्मक प्रणाली की जो विशेषता नहीं है, अगर हम बात करें तो संघात्मक प्रणाली की जो विशेषता नहीं है वह है आपका अलिखित संविधान। ठीक है, बाकी सभी जो है संघात्मक प्रणाली की विशेषता है। ठीक, बाकी अलिखित संविधान नहीं है। अगर आप कहेंगे तो भारत में संघात्मक व्यवस्था, लेकिन हमारे पे एक ही नागरिकता है। इस जवाब में आपको बताऊंगा कि भारत के अलावा अमेरिका भी संघात्मक व्यवस्था संघ वहाँ पर भी है, बट वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। ठीक है, हालांकि ये भी इसकी विशेषता मानी जाती है, बट विशेषता कौन सी नहीं है? अलिखित संविधान विशेषता इसकी नहीं है। तो इसका उत्तर है ए, यानी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसका सही उत्तर है। सरकारी कमीशन कब नियुक्त किया गया? तो सरकारी कमीशन नियुक्त किया गया था कब? 1983 में। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखना, 1983 में सरकारी कमीशन का नियुक्त किया गया था। और ये भारत के केंद्र राज्य संबंधों संबंधित शक्ति संतुलन को स्थापित करने के लिए बनाया गया था। और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं न्यायाधीश न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सकरिया। तो न्यायाधीश न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सकरिया के नाम से इस आयोग का नाम क्या पड़ता है? सकरिया आयोग। ठीक है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसका उत्तर होगा 1983। नेक्स्ट, जो सरकार दिन प्रतिदिन के कार्यों तथा स्थानीय नागरिकों की समस्याओं का समाधान कर व्यवस्था है कौन सी? तो वह है स्थानीय व्यवस्था। क्या है? स्थानीय व्यवस्था, यानी लोकल गवर्नमेंट। 74वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो 74वां संविधान संशोधन संबंधित नगरीय शासन से जी है। इसका उत्तर है अर्बन लोकल गवर्नेंस से। ठीक है, 73वां किससे है? तो 73वां आपका ग्रामीण समाज से है ना, ग्रामीण स्वशासन से। ठीक, और ये 73वां 74वां संशोधन का पारित किया था 1992 में, भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य चुनाव आयोग का कार्य क्या है? तो राज्य चुनाव आयोग का कार्य क्या है? पंचायतों के चुनाव कार्य क्या करना? पंचायतों के चुनाव करना, यानी टू कंडक्ट इलेक्शन ऑफ पंचायत राज। डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, राजनीतिक सहभागिता तथा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। ये संकेत मिलता है कि पंचायती राज में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता का। ठीक है, किसमें? पंचायती राज में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता का, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पंचायत राज, यानी ये इसका सही उत्तर है। अगला है संघवाद, एक संस्थागत प्रणाली है। ठीक है, संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें दोहरी नागरिकता को तरजीह दी जाती है। किसमें? दोहरी नागरिकता को तरजीह दी जाती है। बट अगर हम बात करें दोस्तों, भारतीय जो संघवाद है वो एकहरी नागरिकता की बात करता है। ठीक, एकहरी नागरिकता की बात करता है। स्थानीय स्वशासन का आरंभ संवैधानिक रूप से वर्ष किस माना है? तो स्थानीय स्वशासन का जो है वो कब किस वर्ष से माना जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का आरंभ संवैधानिक रूप से माना जाता है कब? ये माना जाता है 1992 से, 1992 से इसका जो है आरंभ माना गया कि 1992 में स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। ठीक है, कब प्रदान किया जाता है? 1992 में। ये भी आपको ध्यान में रखकर चलना है दोस्तों। ठीक है, तो 1992 में 73वां 74वां संशोधन हुआ था और इसी के संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अगर स्थानीय शासन के प्रारंभ की बात करें तो राजस्थान के नागौर जिले में भारत में पहली बार जो है स्थानीय शासन की शुरुआत की गई थी, पंचायत राज व्यवस्था की। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट, अगला है महात्मा गांधी वाज द सपोर्ट ऑफ। तो महात्मा गांधी के समर्थक थे। महात्मा गांधी डैश के समर्थक थे? तो महात्मा गांधी पंचायती राज के समर्थक थे, विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जा सकता है? तो अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से, जी हाँ, महाभियोग की प्रक्रिया से जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अभी जो महाभियोग की प्रक्रिया है दोस्तों,
ठीक है। तो अगर हम महाभियोग की प्रक्रिया की बात करें, इसमें संसद के दोनों सदनों के केवल सदस्य, जो संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं लोकसभा राज्यसभा के, वही भाग लेते हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू के जो सदस्य भाग नहीं लेते, बल्कि जबकि ये राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेते हैं। बल्कि उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से भाग लेते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू के सदस्य भाग लेते हैं। बट ये जो केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य हैं वो महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अपीलीय क्षेत्राधिकार से आप क्या समझते हैं? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब होता है सर्वोच्च न्यायालय अपील का अंतिम न्यायालय। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय जो है ना अपील का अंतिम न्यायालय है। ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय को राज्य के उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। और सर्वोच्च न्यायालय 3 प्रकार के अपीलीय अधिकार जारी कर सकता है: संवैधानिक मामले का, दीवानी मामले का और फौजदारी मामलों का। ठीक है ना। इसी प्रकार से 23वां क्वेश्चन है कि भाई स्थानीय शासन व्यवस्था का आधार जन सहभागिता तथा सार्थक भागीदारी है। ऑब्वियस सी बात है भाई, स्थानीय शासन का आधार जन सहभागिता, ये क्योंकि गांव के लोगों के माध्यम से स्थानीय शासन को चलाया जाता है। और इस वक्त परिप्रेक्ष्य में स्थानीय शासन व्यवस्था के 2 लाभ लिखिए। स्थानीय शासन से लोकतंत्र को मजबूती मिलती है और नागरिकों को जागरूकता प्राप्त होती है लोकतंत्र के प्रति। ठीक है। अगला है, अगर बात करें 23वां क्वेश्चन, संघात्मक शासन की किन्हीं 2 विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। अगर हम संघात्मक शासन की विशेषताओं की बात करें दोस्तों, है ना, तो संघात्मक शासन की जो पहली विशेषता है कि इसमें केंद्र और प्रांतों में यानी राज्यों में के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दूसरी विशेषता की बात करें अगर हम संघवाद की, तो भारत का संविधान लिखित और सर्वोच्च है, कठोर संविधान होता है, स्वतंत्र लिखित और कठोर संविधान होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, दोहरी नागरिकता होती है। ये सब क्या संघात्मक शासन की विशेषताएं आपको यहाँ से लिखनी थी सिंपल तरीके से। 24वां क्वेश्चन की अगर मानते हैं नेटिजन किसे कहता है, तो नेटिजन की अगर हम बात करें दोस्तों, नेटिजन जो है शब्द इंटरनेट से संबंधित है। किससे है? नेटिजन शब्द किससे? इंटरनेट से संबंध है। और नेट इसका मतलब क्या? नेट नागरिक है, नेट से बना नागरिक। और ये नेटिजन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? नेटिजन शब्द इस्तेमाल किया जाता है ऑनलाइन समुदायों या समान रूप से इंटरनेट में सक्रिय रूप से शामिल व्यक्ति का ये वर्णन करता है नेटिजन। क्लियर? इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, आपके अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसके प्रावधानों के संबंध में संक्षेप में लिखिए और तर्क देकर बताइए कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो अगर मेरे हिसाब से पूछा जाए कि कौन सा मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण है दोस्तों, मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा समानता का अधिकार। जी हाँ, समानता का अधिकार कहाँ दिया गया? अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता। क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता यानी इक्वेलिटी बिफोर लॉ ये की बात करता है। और 14 में विधि के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण शब्दों का एक साथ प्रयोग किया गया है। और कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर हैं और किसी को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, चाहे वो किसी भी जात, धर्म, विशेष समुदाय क्यों ना, बट इसका अपवाद भी है नेताओं का और राष्ट्रपति का। उसके अलावा अगर हम बात करें, इसी में कहा गया कानून के समान संरक्षण, कानून के समान सभी को समान संरक्षण प्रदान किया जाए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, कानून किसी को भेदभाव नहीं करेगा। इसी में आर्टिकल 15 की बात की गई। अगर हम आर्टिकल 15 की बात करें तो भेदभाव की मनाही की बात करता है। किसी भारत के किसी भी नागरिक के साथ मूल वंश, जाति, वंश, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 की बात करें, आर्टिकल 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है अवसर की समानता। इसी प्रकार से आर्टिकल 17 की अगर हम बात करें तो क्या करता है? अस्पृश्यता यानी छुआछूत की समाप्ति। जो पहले छुआछूत होता है उसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद अगर बात करें आर्टिकल 18, तो आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। केवल सेना या शिक्षा को संबंधित उपाधि प्रदान की जाएगी, बाकी सभी प्रकार की उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। तो ये मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण मेरे लिए। आप भी कुछ आपके लिए हो सकता है भाई स्वतंत्रता का अधिकार हो, किसी भी के लिए अलग अलग अधिकार हो सकते हैं। बस इसमें से आपको किसी भी 6 मौलिक अधिकार में से एक अधिकार का वर्णन आपको करना था। ठीक है ना। इसी प्रकार का आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 26 जो पूछा गया है, भारत में संसदात्मक व्यवस्था को अपनाने के पीछे कौन कौन से कारण थे स्पष्ट कीजिए। तो भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था के पीछे अपनाने में बहुत कारण थे, क्योंकि हमने संसदात्मक शासन प्रणाली या संसदीय शासन प्रणाली को इसलिए अपनाया क्योंकि हम इस प्रणाली से पहले से ही परिचित थे। और ब्रिटिश शासन व्यवस्था में हमें इसी शासन प्रणाली के माध्यम से संचालित किया जाता था। और हमारे जो
लोग थे, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इस प्रणाली से पहले से बहुत प्रचलित थे और परिचित थे, वो आसानी से इसको अडॉप्ट कर सकते थे। तो ऐतिहासिक कारणों की वजह से हमने इसको अपनाया और आसान भी था हमारे लिए, और इसमें व्यक्ति पूजा का भी खतरा नहीं था। ये सब कुछ आपको ऐड करना था। इसी प्रकार से आपके विचार में हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है, क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है। तो हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों होती है? तो सबसे पहले हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की इसलिए आवश्यकता होती है ताकि निष्पक्ष ढंग से न्याय हो सके। ठीक है, पहला निष्पक्ष ढंग से न्याय हो सके। दूसरा, अगर हम बात करें कानूनों की व्याख्या करने के लिए हमें आवश्यकता होती है। तीसरी की अगर हम बात करें संविधान की रक्षा के लिए हमें आवश्यकता होती है। चौथी बात करें संघ की रक्षा के लिए। पांचवा, सलाह देने के लिए। ऐसे कई कारण भी हैं जिसकी वजह से हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर पूछा गया 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? आपके विचार में स्थानीय शासन को एक अधिक मजबूत करने के लिए कौन से सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं? तो अगर हमें स्थानीय शासन को मजबूत करना हो तो सबसे पहले शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। उसके बाद सदस्यों को जो है प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जो स्थानीय शासन के जो सदस्य हैं उनको प्रशिक्षण, उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, क्या सही क्या गलत है। तीसरा क्या है? सरकारी हस्तक्षेप में कमी लानी चाहिए। चौथा क्या है? धन की अधिक आवश्यकता है स्थानीय शासन में। पाँचवें की अगर बात करें तो नियमित चुनाव होना चाहिए। छठे की अगर बात करें तो राजनीतिक दलों पर जो है इनका हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें होनी चाहिए स्थानीय शासन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें जो पूछा गया है कि एक देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। यदि आपको किसी देश के लिए संविधान का प्रारूप बनाना हो तो आप किस प्रकार के तार्किक प्रावधानों को संविधान में सम्मिलित करना चाहेंगे? तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, एक देश को सही प्रकार से चलाने के लिए एक सुसज्जित, सही और एक संविधान की आवश्यकता होती है जिसमें आवश्यकता के अनुसार समय के साथ बदलाव किया जा सके। जैसे भारतीय संविधान है जो कठोर और लचीला भी है, जिसमें आवश्यकता के साथ बदलाव भी किया जा सकता है। ठीक है, इसमें हम अखंडता, एकता, स्वतंत्रता, समानता की भावनाओं को सर्वप्रमुख रखेंगे। सामाजिक न्याय की बात करेंगे, राजनीतिक न्याय की बात करेंगे, आर्थिक समानता की बात करेंगे, आर्थिक न्याय की बात करेंगे। हम इसमें वो सारी चीज़ें शामिल करेंगे जिसके माध्यम से जनता का सर्वांगीण विकास हो सके। तो इसको आपको इसी तरह से एक्सप्लेन करना था मौलिक अधिकार को ध्यान में रखते हुए। अथवा पूछा गया कि संविधान के प्रावधानों को पालन करने के पीछे मात्र यही भावना निहित नहीं होती है कि उसके पीछे कानून की शक्तियाँ कार्य कर रही हैं, बल्कि अनेक कारण और भी होते हैं। और आपके दृष्टिकोण में ऐसे कौन से कारण हैं जो आपको संविधान का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं? ऑब्वियस सी बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका कंप्लीट उत्तर हमने दे दिया दोस्तों। 30वां क्वेश्चन पूछा कि स्थानीय स्वशासन के फलस्वरूप महिलाओं की मौजूदगी भारतीय राजनीति में एक नया परिप्रेक्ष्य जोड़ती है। इस कथन के संदर्भ में कुछ 4 तर्क दीजिए। अगर हम स्थानीय शासन की बात करें तो स्थानीय शासन जो है महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1992 का जो 73वां 74वां संशोधन, उसके माध्यम से 73वें संशोधन के आधार पर जो है महिलाओं को 33% जो आरक्षण दिया गया है, और इससे महिलाएं जो राजनीतिक रूप से ना केवल सशक्त हुई बल्कि उनका सामाजिक आधार भी बढ़ा है। ठीक है, जिस हम आधी आबादी की बात करते हैं और उन आधी आबादी का लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व लगातार बढ़ रहा है, और ये किसके वजह संभव हो पाया है? ये पंचायती राज और स्थानीय शासन के बदौलत ही संभव हो पाया है। और भी महिलाओं को बहुत कुछ जो है बदलाव हुए हैं इस स्थानीय शासन की वजह से। उनकी सोच में, शिक्षा में, उनके कर्तव्यों में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं जो काफ़ी सराहनीय योग्य हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए और बताते हैं हम इसमें और क्या क्या शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे का वर्णन कीजिए, अथवा हम क्वेश्चन पूछे गया है। तो अगर हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था जो सर्वप्रथम आपको किस प्रकार लिखना था? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है सर्वप्रथम 2 अक्टूबर है, ध्यान रखना 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत की जाती है। ठीक है, और पंचायती राज की स्थापना की गई। उसके बाद आंध्र प्रदेश में से नवंबर 1959 को अपनाया गया, फिर असम, कर्नाटक, उड़ीसा, बाकी राज्यों द्वारा अपनाया गया। ठीक है, ये तो इसके बाद पंचायती राज क्या है, इसके बाद आपको लिखना था कि पंचायती राज है क्या। तो गांव के लोगों के माध्यम से पंचायतों द्वारा शासन चलाया जाता है, उनके सहयोग के माध्यम से, उसे हम पंचायती राज कहते हैं। अब पंचायत राज के 3 स्तरीय क्या क्या है? तो पंचायती राज के 3 स्तरों में बांटा जाता है। तो पहला होता है ग्राम पंचायत, जिसे हम पंचायत कहते हैं, ये लिखना था, इसके बारे में आपको लिखना था। ठीक है, उसके बाद आता है पंचायत समिति, दूसरा स्तर क्या था? पंचायत समिति, ये आपको लिखना था, पंचायत समिति के बारे में लिखना था। तीसरा आपको लिखना था जिला परिषद के बारे में। ठीक है, तो पंचायत समिति प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर होती है। इसी प्रकार जिला स्तर की अगर हम बात करें तो इसमें
प्रत्यक्ष तौर पर चुने गए सदस्य तथा पंचायत समिति के द्वारा अप्रत्यक्ष तौर पर चुने गए सदस्य होते हैं। ये इससे आपको इसको कंप्लीट कर देना था, ठीक है ना। इसी प्रकार से 31वां क्वेश्चन पूछा गया है, राजनीतिक सिद्धांत की क्या प्रासंगिकता है, कोई 3 तर्क देकर व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या लिखना था कि राजनीतिक सिद्धांत मतलब क्या है। जब हम राजनीतिक शास्त्र उसके रूपों का अध्ययन पूरे तत्व के रूप में नहीं वरन लोगों की निरंतर आवश्यकताओं, इच्छाओं और मतों को ध्यान में रखते हुए करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, राजनीतिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत क्यों आवश्यक है, अधिकारों कर्तव्यों का ज्ञान होता है इससे हमें, राज्य तथा सरकार का ज्ञान होता है हमें, वर्तमान समस्याओं का हल निकाला जाता है, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से हो की जा सकती हैं। और अगर हम बात करें तो राज्य का व्यक्ति से संबंध दर्शाता है, प्रजातंत्र की सफलता के लिए और जागरूकता उत्पन्न करना राजनीतिक सिद्धांत का काम होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।